सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज से यह एक नई कक्षा आरंभ हो रही है और वस्तुतः यह कक्षा हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन की सीरीज में है। क्या लघु सिद्धांत कौमुदी को हम पूरा पढ़ा रहे हैं, तो उसी सीरीज में लघु सिद्धांत कौमुदी का जो विभक्त्यर्थ प्रकरण, जिसको कारक प्रकरण भी कहते हैं, ठीक है। वैसे आचार्य वरदराज महाराज जी ने तो विभक्त्यर्थ प्रकरण लिखा हुआ है, परंतु वस्तुतः वो कारक प्रकरण एक प्रकार से मानना चाहिए। तो इस प्रकरण को विभक्त्यर्थ प्रकरण भी बोलते हैं, कारक प्रकरण भी बोलते हैं। नहीं तो आप ऐसे सोचे कारक प्रकरण क्या है। कारक प्रकरण यही है लघु सिद्धांत के अंदर। और लघु सिद्धांत का जो कारक प्रकरण है, समास प्रकरण है, ये का जो सर्वकार यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ कक्षाओं का एमए या बीए शास्त्री आदि वहां पर जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है अथवा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम रखे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं संस्कृत भाषा व्याकरण के संबंधी, तो उसमें भी ये विभक्त्यर्थ प्रकरण रखा जाता है। तो हमारा तो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी की सीरीज में आपको ये प्रकरण पढ़ा रहे, परंतु इस प्रकरण का जो पढ़ने वाले हैं, जिनके जो परीक्षाएं देते हैं, उनके पाठ्यक्रम में ये प्रकरण लगा हुआ है, तो वो इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राय करके हम देखते हैं कि सभी पाठक संपूर्ण ग्रंथ को नहीं पढ़ते। जितना जितना पाठ परीक्षा में लगा होता उतना उतना जितना भी तैयार हो जाता उतना कर लेते हैं, जितना भी समझ में आ जाता उतना समझ लेते हैं। ठीक है, वस्तुतः शास्त्र तो पूरा तभी समझ में आता है जब हम क्रम से पढ़ते हैं, पर वो अभी प्रक्रिया है नहीं, पद्धति है नहीं, सरकार की तरफ से भी नहीं है और प्राइवेट संस्थानों की तरफ से भी नहीं है, हम जैसे लोग पढ़ा रहे हैं। तो ये जो कक्षा है ये दो प्रकार के पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। एक तो जो मात्र लघु सिद्धांत का कारक प्रकरण पढ़ना चाहते हैं, विभक्त्यर्थ प्रकरण पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये परम उपयोगी। दूसरा, जो संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी। तो अब ये दो ही प्रकार के पाठक हैं। तो आज से हम ये कारक प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। ये हमारी निःशुल्क कक्षा है, आपसे कोई हम शुल्क नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते। आप चैनल से जुड़ जाएं और पढ़ें। ठीक है, कोई आपको पूछता नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आपको कुछ सहायता चाहिए, आपको आप मन में विचार करके चैनल से जुड़े कि हम मुझे तो ये पढ़ना है, फिर आपको चैनल पर वो सामग्री सर्च में नहीं आती, तो फिर आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। ये 2 नंबर हैं, इन नंबरों पर आपको हम निःशुल्क जो भी लिंक चाहिए जिस पर हमने काम किया है उसके लिंक निःशुल्क मिल जाएंगे। ठीक है, कोई पैसा नहीं देना, ये ध्यान रखना है। फीस रूप में आपको 1 पैसा भी नहीं देना, कोई मांगे तो भी नहीं देना। मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कभी इस नंबर पर और कोई कुछ आपको मांगने लगे तो आपको पैसा नहीं देना है, शुल्क रूप में नहीं देना है। तो आप इससे हमारी सहायता ले सकते हैं। हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो पूरा प्रयास करते हैं, पूरे परिश्रम करके उसको पढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं, और ये पुरुषार्थ हमारा रहता है कि आपको वो सारी चीज समझ में आए। ठीक है, पर क्या होता है, कई चीज ऐसी भी होती हैं कि वो
आपका कोई स्तर नहीं है, ठीक से भाषा पर पकड़ नहीं है, तो फिर वो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आते। उन पाठकों को हम यही निवेदन करते हैं कि आपको जितना समझ में आ जाए उतना समझ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप फिर अच्छा अपना बैकग्राउंड तैयार कीजिएगा, चलिएगा। तो ये है आज की हमारी ये मुख्य रूप से जो कक्षा होगी, भूमिका के रूप में भी होगी और पाठ के रूप में भी होगी। तो ये कक्षा संख्या 1, ध्यान रखें। प्लेलिस्ट में हम कॉलम बना देंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी विभक्त्यर्थ प्रकरणम, और कोष्ठक में ब्रैकेट में लिख देंगे कारक प्रकरण, ठीक है जी। तो आराम से आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। जितनी भी कक्षाएं होंगी आपको वहां यहाँ मिलेगी। ये जो विभक्त्यर्थ प्रकरण है वास्तव में ये अच्छी प्रकार से किनको समझ में आता है, जिन्होंने लघु सिद्धांत का षडलिंग प्रकरण पढ़ लिया है। षडलिंग तो पूरा पढ़ाई दिया हमने, है? षडलिंग प्रकरण के जिन्होंने पढ़ लिया है ना, उनको आसानी से समझ में आ जाता है। वहां पर षडलिंग में क्या था, हमने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग है, अजंत और हलंत आदि जो शब्द हैं उनके सबके रूपों की सिद्धि कराई। चलिएगा, तो अब आरंभ करते हैं। धीरे 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 चढ़ते जाएंगे। कारक प्रकरण थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकरण को आप कारक प्रकरण कहते हैं। यहाँ पर ये पुस्तक आपके पास में कोई भी है, किसी भी प्रकाशन की है, कोई परेशानी नहीं है, सब में वही सामग्री, ठीक है। समझाऊंगा मैं आप। इसको मैंने बताया कारक, कारक प्रकरण भी बोल। विभक्ति तो आपको पता ही है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और एक प्रकार से संबोधन भी विभक्ति होती है। और हर विभक्ति में क्या है, 3-3 प्रत्यय होते हैं। ये आपको हमने षडलिंग प्रकरण में पढ़ाया है, ठीक है। फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा भूमिका के रूप में बताएंगे क्या होता है। ये जो कारक प्रकरण है ये कहाँ लगता है, ये शब्द रूप होते हैं, उनमें विभक्ति लगाने के लिए लगता है। क्या लगता है, विभक्ति लगाने। तो जो 21 सुप हैं, बोर्ड पर आ जाइएगा, इनको ये सुप ध्यान रखेंगे। क्या है, सुप। ये सुप प्रत्याहार है। इस सुप प्रत्याहार से 21 प्रत्ययों का बोध होता है। क्या है, 21 प्रत्यय। सुप का मतलब 21 प्रत्यय। वो कौन से हैं मैं लिख देता हूं आपको। ये है सु, आउ, और ये जस, हम, आउट, शस, ता, भ्याम, गिनते रहिएगा, भेष, ङे, भ्याम, भ्यस, नसी, भ्याम, भ्यस, और ये है ngस, फिर है ओस,
फिर है आपका ये आम, खाने वाला आम नहीं है, ये आम मकारांत आम है, ठीक। और ये है गी, और ये ओस, और ये है सुख, ठीक है। कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 या 21, 21 हो गई है। ये प्रत्यय, जो भी हम रामः रामौ रामाः अथवा नदी नद्यौ नद्या जो रूप चलाते हैं शब्द रूप, वो इनसे ही बनते। संबोधन में क्या होता है, शब्द रूप के 8 विभक्तियां होती हैं, तो ये 7 तो ये संबोधन में ये प्रथमा होती है, प्रथमा व्यक्ति संबोधन में भी होती है। परंतु ये प्रत्यय 21 है, ये प्रत्यय आपको अच्छी प्रकार से तो याद होनी चाहिए। इनमें क्या है, हमने वहां पर जो आपको षडलिंग प्रकरण पढ़ाया था, वहां पर इसमें ये बताया था आपको, ये प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति, ध्यान रखें, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी, ये विभक्तियां हैं। क्या है ये, विभक्ति। हर विभक्ति में आप देखेंगे 3 3 प्रत्यय हैं। ये इसमें ये क्या है आपका, ये है एक वचन, ये वाली जो रो है एक वचन, ये वाला एक वचनम है, ठीक है। ऐसा क्षमा कीजिए, बार बार ये 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 एक वचन है, इनको सभी को एक एक वचन बोलेंगे। और ये वाली जो पंक्ति है, इसमें क्या है, द्विवचन है, ये द्वि लिख दिया शॉर्टकट में। और ये वाली पंक्ति के जो प्रत्यय, इनको बोलते हैं बहुवचन। ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन के सारे, ये प्रथमा वो नहीं, ये 7 विभक्तियों के एक वचन के, ये 7 विभक्तियों के द्विवचन के, ये बहुवचन के। इतना तो आपको पता ही होगा, तभी समझ में आएगा ये कि एक को कहना होता है तो एक वचन वाले प्रत्यय होते हैं, 2 को कहना होता है तो 2 वाले। अब इनमें से कौन सा होगा, ये तो हम यही जानेंगे इसमें। कारक प्रकरण में हमें ये समझाया जाएगा कि ये वाले प्रत्यय, ये वाले प्रत्यय, ये तीनों को तीनों, ये तो एक माने एक वचन वाले प्रत्यय तो एक को कहेंगे तब होंगे, 2 द्विवचन वाले जब 2 को कहेंगे तब बहुवचन वाले बहुत को। परंतु ये हमको समझना है कि ये जो 3 प्रत्यय हैं, ये हम शब्द से कब लाएं, माने कब, जो ये आकर के क्या अर्थ प्रकट करता है, क्या क्या अर्थ प्रकट करता है। ये वाले जो 3, ये 3 लाएंगे, अम आउट शस, तो इनका क्या अर्थ निकल के आता, माने ये किन अर्थों में शब्दों से लगाए जाते हैं, ये पढ़ेंगे इस प्रकरण में, ये ध्यान रखेंगे। अर्थात प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, ये इनके अर्थ क्या निकलते हैं, ठीक है। ये किन अर्थों को कहने के लिए प्रयोग होते हैं, एक तो ये जानेंगे इस प्रकरण में, ठीक है। और इस बात को जानने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है, कारक, ध्यान रखेंगे। ये प्रत्यय किस अर्थ में होंगे प्रथमा के द्वितीया के, ये जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ता है, कारक।
इस संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही विशिष्ट विषय है कारक। जो कारक शब्द है, कारक शब्द का, ये तो मैंने आपको समझा दिया, इसको ये रटना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रत्यय तो याद करने पड़ेंगे। कारक, कारक जो ये शब्द है, कारक का एक अर्थ होता है कर्ता। क्या है ये? कर्ता अथवा कारक, ये दोनों पर्यायवाची एक तरह से। कर्ता माने करने वाला, कारक माने करने वाला, एक ये भी अर्थ होता है। परंतु यहां पर कारक प्रकरण में वो अर्थ मुख्य नहीं है। इसका, इस कारक शब्द का इस कारक प्रकरण में पारिभाषिक अर्थ है। क्या है? पारिभाषिक अर्थ है, माने एक विशेष अर्थ में, विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो विशेष अर्थ क्या है वो मैं आपको लिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अपनी नोटबुक पर भी लिख लीजिएगा आप, ठीक है। ये जो कारक शब्द है इसका अर्थ वास्तव में यहां पर कारक प्रकरण में क्या लेना है कि करोति क्रियाम निवर्तयति इति कारकम। लिखिएगा, करोति क्रियाम अर्थात निवर्तयति इति कारकः या कारकम। ठीक है, ये इसका अर्थ है। क्या है? कारक माने करोति क्रियाम निवर्तयति, या करोति का अर्थ क्या लिया है ना, निवर्तयति, अर्थात क्रिया को जो संपन्न करते, माने जो संपन्न करता है, माने क्रिया जिन जिन माध्यमों से, माने जिन जिन साधनों से कोई भी क्रिया, क्रिया माने जैसे खाने की क्रिया, बोलने की क्रिया, देखने की क्रिया, छूने की क्रिया, सुनने की क्रिया, चखने की क्रिया है, सोने की क्रिया, जागने की क्रिया, लड़ने की क्रिया, हंसने की क्रिया, पढ़ाने की क्रिया, पढ़ने की क्रिया, असंख्य क्रियाएं। आप क्रियाओं को गिना सकते हैं? नहीं गिना सकते। असंख्य प्राणी, असंख्य प्राणियों की असंख्य ही क्रियाएं हैं, केवल मनुष्य की क्रियाएं नहीं ली गई यहां पर। माना असंख्य प्राणियों की असंख्य क्रियाएं ली गई। तो क्रियाएं तो गिनाई, ये सभी क्रिया मैंने एक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार की मानिएगा, मेरी जो पढ़ाने की जो क्रिया है, जो पढ़ा रहा हूं, ये क्रिया में जितने भी सहायक हैं, ये जो सब कुछ मेरी पढ़ाने की क्रिया पूरी तैयार हो रही है, इसमें जो जो सहायक हैं वो सारे क्या हैं? कारक। उसको कारक कहते, कारकम। ध्यान रखेंगे, इस पढ़ाने की क्रिया में ये पेन भी कारक, ये पुस्तक भी कारक है, ये बोर्ड भी कारक है, ये कैमरा भी कारक है, मैं भी कारक हूं, ये कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है इधर, वो भी कारक है। और अभी आप YouTube पर लाइव देख रहे हैं, ये YouTube भी कारक है। लाइव देखें, बाद में देखें। मेरी पढ़ाने में, आपके लिए मेरी पढ़ाने की क्रिया में जो जो माध्यम बनते हैं वो सभी क्या है? कारक। ये मैंने यहां उदाहरण दे दिया, इससे आपको आसानी से बात समझ में आ जाए, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, तो आपके पढ़ने में जो जो आपके पढ़ने की जो क्रिया पूरी कंप्लीट हो रही है, जो आप पढ़ पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी माध्यम है, ये कमरा भी आ जाएगा कारक। ये कमरा है, ये भी जहां कमरे में खड़े होकर के पढ़ा रहा हूं, ये भी कारक है।
ऐसे ही आप किसी चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, जो कहीं कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो भी कारक है, सभी कारक। इसलिए क्या कर्ता को कारक नहीं कहा? क्या कर्ता को यदि कारक कहेंगे, यदि कर्ता को कारक मान लेंगे, तो फिर कारक है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं ही कर्ता बन पाऊंगा। मेरी कारक संज्ञा होगी, इस पेन की नहीं हो पाएगी, इस बोर्ड की नहीं हो पाएगी, कैमरे की नहीं हो पाएगी, इस रूम की नहीं कारक संज्ञा हो पाएगी। क्योंकि कर्ता का अर्थ क्या है? करोति यह सकर्ता है, या करोति यह सकार का जो करता है, कर तो मैं रहा हूं ना, पढ़ाना तो मैं कर रहा हूं ना, ये पेंसिल तो नहीं पढ़ा रही। ये इस बात को आपको समझ लेना है। इसलिए यहां पर पारिभाषिक कारक शब्द बताया है कि करने वाला नहीं, कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया के निवर्तन में अर्थात संपादन में, संपन्न होने में जो जो भी माध्यम अपनाए जाते हैं, वो सभी माध्यम माने ऐसे माध्यम जिनका सीधा उस क्रिया से संबंध हो, उसको कहते हैं कारक। तो वही का करोति क्रियाम निवर्तयति, निवर्तयति माने संपादयति, संपन्न कर, इति कारकम। एक ही है, इसको इस प्रकार से कहते हैं। इसको दूसरी प्रकार से भी कहते हैं, इसको मैं लिखा देता हूं, दो तीन प्रकार हैं इसके। क्रियान्वयी कारकम, इसको ऐसे भी बोलते हैं। दूसरा इसको क्रिया अर्थात ये भी वही अर्थ है, क्रिया के साथ में जिसका अन्वय होता है, माने कोई भी क्रिया है उसके साथ जिसका सीधा संबंध है, वो ही क्या है? कारकम, कारक कहलाता है। बात वही आ गई। क्रियान्वय, क्रियान्वयी माने क्रिया में जो अन्वय माने संबंध रखता है सीधा, उसको कारकम बोलते हैं पारिभाषिक। इसी प्रकार से इसकी एक प्रकार से और करते हैं, सरलता से समझाने के लिए मैं आपको, आप मुझे बताएंगे कि आपको कितने प्रतिशत समझ में आना चाहिए। देखिएगा, साक्षात क्रिया जनकम कारकम, वही अर्थ आ गया। साक्षात क्रिया जनकम कारकम, ये ध्यान रखें, कारकम यहां पर नपुंसकलिंग शब्द है, कारक के लिए प्रयोग होता है वो नपुंसकलिंग। साक्षात माने एकदम डायरेक्ट, क्रियाजनकम माने क्रिया को उत्पन्न करने वाले, माने सीधा डायरेक्ट जो क्रिया को उत्पन्न करते हैं, माने क्रिया के उत्पन्न होने में जो सीधे अपनी भूमिका निभाते हैं, वो सभी कारक कहलाते हैं, कारकम। अभी पढ़ाने की क्रिया को, उससे सीधा संबंध पेन का भी, तो पेन से लगा लगा करके पढ़ा रहा हूं, मेरा मुंह भी चल रहा है, जिह्वा भी चल रही है, ठीक है, हाथ भी चल रहा है, पुस्तक किसका भी प्रयोग कर रहा हूं सीधा पढ़ाने की क्रिया के लिए। तो क्रिया के साथ में सीधा जिसका संबंध होता है, ठीक है, इस बात को समझना है। अभी मैं यहां पर एक आपको एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि क्रिया के साथ में सीधा संबंध कैसे नहीं होगा। जैसे जैसे मानिएगा मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, मैं देव दत्त की पुस्तक से पढ़ा रहा हूं। ध्यान रखें, आराम से समझ में आएगा ये, ठीक है। यह पढ़ाना क्रिया में कर रहा हूं, देवदत्त की पुस्तक से, क्षमा कीजिएगा छूट जाता कभी लिखते हैं, ठीक है। मैं देवदत्त की पुस्तक से पढ़ा रहा हूं। अब ये जो पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ाना क्रिया है, उसमें पुस्तक का सीधा संबंध है, मेरा भी सीधा संबंध है, पुस्तक का भी सीधा संबंध है।
परंतु देवदत्त का तो पढ़ाने की पुस्तक से कोई, मैं पढ़ाने की क्रिया से, देवदत्त तो पता नहीं देवदत्त हो यहां पर पढ़ाते समय अथवा नहीं हो, उसको क्रिया से क्या लेना देना। देवदत्त का संबंध किसके साथ में, पुस्तक के साथ में, ये ध्यान रखें। साक्षात क्रिया जनकम कारकम, यहां पर क्या है, देवदत्त इस क्रिया को बनाने में कोई सहायता नहीं कर रहा। देवदत्त का संबंध किसके साथ में, पुस्तक के साथ में, न कि क्रिया के साथ में। इसलिए क्रिया जनकम, पुस्तक क्रिया को संपन्न करा रही है। देवदत्त की इसमें कोई भूमिका नहीं। देवदत्त की पुस्तक है, ये पुस्तक और किसी की भी हो सकती है। देवदत्त यहां मैं पढ़ा रहा हूं, जहां पर हो चाहे ना, उससे क्या लेना देना है। तो इसलिए देवदत्त है, इसका क्रिया के साथ में सीधा संबंध नहीं है। इसलिए इस वाक्य के अंदर देवदत्त कारक नहीं है। एक छोटा सा वाक्य मैंने लेके बताया है, आगे इसको विस्तार से समझा देंगे सरलता से, ठीक है। इसमें क्रिया के साथ में एक तो मैं हूं, मेरा संबंध है, मैं पढ़ा रहा हूं, और पुस्तक है। ये दो ही इसमें कारक हैं। पढ़ाना क्रिया को करने में केवल दो ही कारक हैं, ठीक है। क्या, दो ही कारक हैं। इतना क्लियर हो गया। अब इस प्रकार से, इस प्रकार से क्रिया को संपन्न करने में हमने कहा असंख्य साधन हो सकते हैं। तो भाई असंख्य तो फिर पता तो होना चाहिए। तो असंख्य उन साधनों को 6 विभागों में बांट दिया, 6 विभाग कर दिए। उन क्रियाओं के संपादन में होने वाले, माने क्रिया के संपादन, क्रिया के जनकत्व में, क्रिया की उत्पत्ति में सीधे चाहे कितने भी उनके 6 विभाग कर दिए। क्या कर दिए, 6 विभाग। सभी को हम 6 कैटेगरी में रख लेंगे। क्या है, 6 कैटेगरी में, ध्यान रखें। 6 कैटेगरी में रख करके हमने 6 नाम दे दिए। वो ही वास्तव में 6 कारक है। इसलिए संस्कृत व्याकरण में कितने कारक हैं, 6। अब देखिएगा, आइएगा, ये नोट पे बना सकते, नोट अवश्य बना लीजिएगा आप, ठीक है। तो मैं तो आपको नोट बना के नहीं दे सकता क्योंकि नोट बनाऊंगा तो फिर थोड़ा कठिन काम हो जाएगा। नंबर 1, पहला नाम दिया कर्ता, माने कर्तृकारक, कर्तृकारकम, ऐसा संस्कृत में लिख, ठीक है। दूसरा नाम दिया कर्मकारकम, तीसरा नाम दिया कारणकारकम, कहीं इसमें अक्षर छूट जाए तो आप सुधार लीजिएगा, मुझे गाली मत दीजिएगा कभी कभी लिखते लिखते कोई अक्षर छूट जाता है, ठीक है। आपको उसमें करेक्शन कर लेना है, नहीं तो कहीं देखो ये कैसे पढ़ा रहा है व्यक्ति। मैं तो सही पढ़ा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, परंतु कहीं नहीं, लिखते लिखते छूट जाता है, फिर भी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे जी। चौथा है हमारा संप्रदान कारकम, पांचवा है हमारा अपादान कारकम, और छठा है हमारा अधिकरण कारकम। ये सभी पढ़ेंगे इसमें, अभी तो मैं केवल आपको सार बता रहा हूं, उसकी भूमिका बना रहा हूं, ठीक है। विस्तार से अभी समझेंगे, ये मत सोचना लोकारक प्रण तो हमको समझ में आएगा, नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अधिकरण कारकम, ये कक्षा आपके लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है।
क्रिया को संपन्न करने में जितने भी माध्यम सीधे अपनी भूमिका निभाते हैं उन सभी को 6 विभागों में बांट दिया। ठीक है, कोई ये जरूरी नहीं है कि हर क्रिया में ये 6 हों, ऐसा नहीं है। कहीं पर इनमें से एक हो सकता है, कहीं 2 हो सकते हैं, कहीं 3 हो सकते हैं, कहीं 4 हो सकते हैं, कहीं 5 हो सकते हैं, कहीं 6 भी हो सकते हैं। परंतु ये आवश्यक शर्त नहीं है कि हर क्रिया में ये सारे हों, ऐसा नहीं। ठीक है, इसको भी समझ लेंगे। तो ये 6 नाम दिए। ठीक है, क्या नाम दिया है? 6। अब 6 नाम दिया इसलिए जो अब हमने जो हमारे पास में 7 विभक्तियां हैं, क्या है? 7 विभक्तियां, 8वीं संबोधन है। तो 7वीं विभक्ति, जो 7 विभक्तियां हैं उनमें से षष्ठी विभक्ति को हटा करके एक मोटा मोटा सा नियम तैयार होगा। ठीक है, पर अभी उस बात को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो ऐसा नियम नहीं है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, उसको नहीं, वो ये पढ़ते समय जानेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा कर्तृकारक में प्रथमा ही हो, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। कहीं तृतीया भी होती है, कर्ता में तृतीया भी होती है, इसलिए अभी वहां नहीं जाएंगे। ये 6 कारक हैं, 6 कारक हैं, संबंध कारक नहीं है। व्याकरण की परिभाषा में संबंध कारक स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि जो पारिभाषिक कारक शब्द हमने लिया उसको जैसे हमने डिफाइन किया उसमें संबंध वाला कारक नहीं बन पाता है। ठीक है, इसलिए संबंध कारक नहीं। हाँ, हम पहले अनुवाद आदि सिखाते हैं तो कह देते हैं संबंध कारक है, पर संबंध कारक नहीं। और संबोधन भी कारक नहीं होता, ध्यान रखें, संबोधन कारक नहीं होता, क्योंकि संबोधन के साथ में क्रिया का कोई संबंध नहीं होता। संबोधन क्या है? मात्र और मात्र किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओ राम, अर्थात उस राम को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, इसलिए संबोधन होता है, उसके साथ क्रिया का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर वो कारक बनेगा कैसे? तो संबोधन भी कारक नहीं होता है वास्तव। इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक, इतनी मोटी मोटी बातें समझ में आएंगी आपको। अब इतना आपको ये समझ में आ गया, मैंने कारक की पूरी भूमिका बना दिया। ठीक है, बना दिया आपकी। अब चलते हैं आगे। अब ये समझेंगे कि कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, कर्ण कारक क्या होता है, संप्रदान कारक क्या होता है, अपादान कारक क्या होता है, अधिकरण कारक क्या होता है। ठीक है, और जो ये कारक हैं, ये जो शब्द वाक्य में जो कारक बनता है उसमें विभक्ति कौन सी होती है, बस ये 2 चीज हमको समझनी है। ठीक है, ये 2 चीज समझनी है। धीरे धीरे ऐसे ही आपको ये पूरा हम समझाते चले जाएंगे। इसमें एक तो कारक और विभक्ति, वाक्य के अंदर कौन सा शब्द कौन सा कारक बनेगा और उस कारक में कौन सी विभक्ति होगी, ये 2 चीज इस कारक प्रकरण में हमको समझ लेना है। साथ में ये बताना चाहेंगे कि लघु सिद्धांत में कारक का प्रकरण बहुत संक्षिप्त दिया है। क्या दिया है? संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त दिया, ये ध्यान रखें। इसका पूरा विस्तार यदि आपको समझना है तो फिर सिद्धांत कौमुदी में समझना होता है। इसमें बहुत कम सूत्र दिए, मानिएगा, इस कारक के मोटा मोटा दिया, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा। फिर भी पता है आपको कितने सूत्र दिए हैं इसमें? 903। ये 12, 13 और 16 सूत्र दिए। 16 सूत्र में नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 16 सूत्र में पूरा इन्होंने कारक प्रकरण को सिमटा दिया, जबकि ऐसा नहीं है। कारक प्रकरण के बहुत सारे सूत्र हैं, परंतु एक मोटा मोटा उन्होंने सारा दे दिया।
यदि आपको पूरा कारक प्रकरण पढ़ना है तो मैंने इसी YouTube चैनल पर सिद्धांत कौमुदी का पूरा कारक प्रकरण पढ़ा दिया, बहुत पहले पढ़ाया, लगभग आज से 5 वर्ष पहले। तो आप उस कारक प्रकरण को भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये तो अभी जो लघु सिद्धांत का पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। आज की ये भूमिका के रूप में कक्षा रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपको ये बताया था कि हर वाक्य में आवश्यक नहीं है कि ये सभी 6 कारक हों, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1। जैसे अब देखिए, जैसे ये है हमारे पास में रामः पठति, क्या है, रामः पठति, ये क्या है, क्रिया, क्या है ये, क्रिया। और इस क्रिया को कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, सीधा किसका संबंध है, राम का जी। और यहां पर कुछ अपेक्षित ही नहीं है, राम पठति में राम पढ़ता है। तो मात्र और मात्र इस वाक्य में ये कारक हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा कारक है, ये वास्तव में इसमें हम देखेंगे। वैसे तो आपको पता है कर्तृकारक है यहां पर ये, परंतु ये सूत्र बताएगा आपको। अब इस वाक्य में मात्र और मात्र एक कारक कर्तृकारक का प्रयोग हुआ है। इसमें कर्म कारक, अपादान, वो कारण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक का प्रयोग ही नहीं है, और वाक्य पूरा है, ठीक है। अब इसको आगे हम इसमें 2 कारक जोड़ लेते हैं। ऐसे ऐसे देखिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे रामः पुस्तकम पठति, अब देखिएगा, अब इस पढ़ना क्रिया के साथ में किस किस का संबंध है, एक तो राम का तो है ही, साथ में पुस्तक भी जुड़ गई। इस वाक्य के अंदर 2 कारक हो गए, एक पुस्तक और एक राम। अब ये कौन सा कारक बनेगा, ये हम इसमें आगे जानेंगे। ये तो इसमें कर्ता का कर्तृकारक बनेगा, ये कर्म कारक बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब आइएगा आगे। रामः लेखन्या पुस्तकम लिखती, अब यहां पर मैं लिख लिख ले ली, ठीक है। राम लेखनी से पुस्तक को लिखता है, लिखना क्रिया है। लिखना क्रिया के साथ में भाई क्या लिख रहा है, पुस्तक लिखी जा रही है, इसके साथ सीधा संबंध है इसका। किसके द्वारा लिखी जा रही है, पेन के द्वारा लिखी जा रही है, लेखनी के द्वारा, इसका संबंध। कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है। इन तीनों का संबंध हो गया क्रिया के साथ में। यदि यहां पर ये लेखनी नहीं होगी तो पुस्तक का लिखना नहीं हो सकता, पुस्तक का लिखना नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर प्रयोग हो रहा है तब, ठीक है। तो यहां पर क्या, क्रिया के साथ में इन 3 कारक बन गए। अब ये क्या, ये तो कर्ता कारक बनता है, ये कर्ण कारक बनता है, और ये कर्म कारक बनता है। इसमें 3 कारक आ गए, ठीक। अब आगे चलते हैं, और चलते हैं जी, चलिएगा। जैसे धनिकाः
हस्तेन ब्राह्मणाय धनम ददाति। ठीक है, मैंने बड़ा बना दिया वैसे। ठीक है, क्या बना ये देखिएगा। धनिक हाथ से ब्राह्मण के लिए धन देता है। अब इस ददाती क्रिया के साथ में देना क्रिया में धनिक भी सीधा संबंध कर रहा है। हाथ से दिया जा रहा है, ब्राह्मण को दिया जा रहा है और धन को दिया जा रहा है, ब्राह्मण के लिए धन को। इसमें ये चारों कारक हो गए, चारों का सीधा संबंध लगा है इसमें है। तो ये चारों कारक बन गए। ये कर्ता कारक हो जाता है, ये कर्ण कारक हो जाता है, ये संप्रदान कारक हो जाता है, ये कर्म कारक हो जाता है। ये आगे पढ़ेंगे, मैं केवल मोटा मोटा वाक्य बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखिएगा। अब मैं ऐसा लिखूं, जरूरी नहीं है आपको इसमें सब में ऐसे ऐसे हो, कहीं पर कोई कम हो सकता है। अब जैसे ये पत्रम वृक्षात पतति। अब इसमें गिरना क्रिया में, गिरना क्रिया कब हो रही है? जब पत्ता है, पत्ता ही तो गिर रहा है। और किससे गिर रहा है? वृक्ष, वृक्ष है तो वृक्ष पे ही पत्ता लगा हुआ, तभी तो गिरेगा। तो ये दोनों क्या है? कारक हैं। ये तो आपका कर्तृकारक हो गया, ये हो गया अपादान कारक। ठीक है, एक मोटा संबंध लगा लीजिए इसको ऐसे। ठीक है, और आगे वाक्य में बता देता हूं आपको। जैसे छात्र कटे तिष्ठति। छात्र कट पर बैठा हुआ है या बैठता है। अब ये क्या, ये बन कि बैठना क्रिया कब हो पा रही है? जब चटाई भी है और छात्र भी है। तो ये और ये दोनों कारक हो गए इस क्रिया के। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ये तो कर्ता कारक है, ये हो गया अधिकरण कारक, जो आगे जानेंगे। मैं सारा तो मैंने ये सार तो आपको बताई थी, पर नहीं, सूत्र को पढ़ के जानेंगे। जब आचार्य वरदराज आचार्य जी की व्याख्या के अनुसार जानेंगे, तब अलग प्रकार से समझे। तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं ना आपको। अब मैंने आपको ये बता दिया कि हर वाक्य में हर कारक का होना आवश्यक नहीं है, कहीं पर कोई कारक होगा। अब यहाँ पर कर्ता, कर्तृकारक और अधिकरण कारक है, बाकी नहीं है। यहाँ पर केवल कर्तृकारक और अपादान कारक है, दूसरे नहीं है। ठीक है, ये हो गया। देखिए, जहां अधिकरण में सप्तमी होती है, ये मोटा मोटा बता दिया, ये क्योंकि इसमें ही आएगा, पढ़ेंगे। ऐसे अपादान में पंचमी होती है, संप्रदान में चतुर्थी होती है, आदि आदि। ठीक, तो ये समझना है। एक बात आपको और साथ में समझ लेनी है, ये भूमिका में आज ही बता देता हूं मैं, कि एक वैयाकरणों का एक वाक्य प्रसिद्ध है। क्या है? एक वाक्य प्रसिद्ध है, उसको ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखेंगे कि आप लिख लीजिए, विवक्षातः क्या है? विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। जो कारक होते हैं, कौन सा कर्ता बनेगा, कौन सा अपादान बनेगा, कौन सा क्या बनेगा, ये प्राय करके क्या है, ये जो वक्ता होता है वो किस अभिप्राय से कह रहा है, किस जिज्ञासा से कह रहा है, उस जिज्ञासा से कारक बनते हैं। माने जो वक्ता है वो किसको कर्ता बनाना चाह रहा है, किसको कर्म बनाना चाह रहा है, ये भी यहां पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसा ये ध्यान रखेंगे।
इस पूरे प्रकरण को पढ़ते समय ये ध्यान रखेंगे। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं मोटा सा, जैसे अग्नि भोजन पकाती है। अग्नि तो भोजन पकाती है। हम दो प्रकार से प्रयोग करते हैं हिंदी में भी। अग्नि से भोजन पकाती है, अग्नि से भोजन पकाया जाता है और अग्नि भोजन पकाती है। यहां पर वक्ता के ऊपर है। वक्ता देखिएगा, इसको हम तो पढ़ा, जैसे अग्नि ही पचती, ये सरल सा वाक्य, अग्नि पचती और अग्निना पचती, ये दोनों वाक्य सही हैं। दोनों का एक प्रकार से अर्थ तो एक जैसा ही है। यहां पर अग्नि जो वक्ता है कोई, वो अग्नि को करता, मैंने आग पका रही है, और नीचे वाले में अर्थ ये निकल के आता है कि कोई व्यक्ति है वो अग्नि से भोजन पका रहा है। यही तो अर्थ निकल के आता है। तो ये वक्ता के ऊपर है कि वो यहां पर कहां वो अग्नि को कर्ता की विवक्षा से प्रयोग कर रहा है, कहां पर वो कर्ण की विवक्षा से प्रयोग कर रहा है। ये ऐसा मतलब एक तो 100% वक्ता अपने ऊपर नहीं ले सकता, तो उसमें नियम भी है। परंतु कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे यहां पर अग्नि ही कर्ता भी बन गया, अग्नि कर्ण भी बन गया, क्रिया वैसी हो रही है। पचती पचती, पकना रूपी क्रिया समान है। अग्नि पचती, अग्निना पचती, पचन क्या, पचन क्रिया समान हो रही है, दोनों जगह ध्यान रखेंगे। पर वक्ता ने एक जगह तो अग्नि को कर्ता के रूप में प्रयोग कर दिया, एक जगह उसने कर्ण के रूप में प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो ये है। तो विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, अर्थात विवक्षा के वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको कौन सा कारक बनाता है। ये लगभग 30 से 40% ये बात भी देखनी पड़ती है, नहीं तो जो सूत्र के नियम के अनुसार ही 60% 70% तो रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिएगा, आज की भूमिका में मैंने इतना टाइम तो ले लिया है, परंतु अब मैं जो पढ़ाऊंगा आपको वो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक, अब वो अगली कक्षा में हम इसका जो कारक प्रकरण का प्रथम सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये लघु सिद्धांत कौमुदी में 1262वां दिया है, और ये अष्टाध्याय में दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 46वां सूत्र है। ठीक है, पुस्तक आपके पास में है, लघु सिद्धांत की कोई भी है, उसकी आपको कोई चिंता नहीं है, मैं वही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि लघु सिद्धांत मूल सामग्री तो सब पुस्तकों में एक ही है। तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी पुस्तक खरीदनी है ऐसा नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। आपको के पास में जो है, आपको जो चाहिए, जहां से चाहिए वहां से ले लीजिएगा। पुस्तक के लिए आप मेरे से संपर्क ना करें, कोई परेशानी। परंतु यदि आपको नहीं मिलती है तो मैं पुस्तक भी आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि कौन सी लेनी है और कहां से लेनी है, ये भी बता सकता हूं। परंतु ये आपको अपनी तरफ से पहल करनी पड़ेगी। मैं आपको ये नहीं कर रहा, मेरा काम है पढ़ाने का, निःशुल्क पढ़ाने का, मैं निःशुल्क पढ़ाता हूं। बस इन कक्षाओं को आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों तक पहुंचा देंगे, वही मेरे पुरुषार्थ की, परिश्रम की सफलता है, और आप सभी के प्रति कृतज्ञता होगी। सर्वेभ्यो नमः।